हेलो गर्ल्स, वेरी गुड मॉर्निंग। बढ़ रहे हैं कविता नंबर 11 समता की ओर। प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंडक से परेशान प्राणियों, साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है। कवि मुकुटधर पांडेय का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई है। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। हम बढ़ते हैं इस कविता के पहले चरण की ओर, जिसके कवि है मुकुटधर पांडेय और कविता की विधा है नई कविता। बीत गया हेमंत भ्रात शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन, अवनी में कुंजटिका है छाई। पड़ता खूब तुषार, पद्मदल तालों में बिल खाते, अन्यायी रूप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। गर्ल्स, इसके कठिन शब्दार्थ: हेमंत यानी नवंबर दिसंबर का महीना, द्युतिहीन यानी चमक रहित जिसमें तेज बिल्कुल नहीं होता, तुषार यानी बर्फ, बिलखाना यानी कष्ट पाना, भ्रात भाई के लिए आया शब्द, अवनी पृथ्वी, पद्मदल कमल दल, अन्यायी यानी अत्याचार करने वाला, शिशिर जनवरी फरवरी का महीना, कुंजटिका अंधकार, ताल यानी तालाब, नृप राजा के लिए आया शब्द, यथा यानी जैसे। कविता का सीधा अर्थ मैं आपके सामने रख रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर भी ध्यान दे सकते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु के भाई हेमंत ऋतु बीत गया है और शिशिर ऋतु का आगमन हुआ है। हेमंत ऋतु में ठंड बहुत कम होती है, परंतु शिशिर ऋतु में बहुत अधिक ठंड बढ़ जाती है। इसलिए बहुत ठंड बढ़ गई है और ठंड बढ़ने के कारण प्रकृति की चमक खत्म हो गई है। इसलिए अब संपूर्ण प्रकृति चमक रहित हो गई है। धरती पर कोहरा छा गया है और जिस वजह से पृथ्वी पर अंधकार दिखाई देता है। शिशिर ऋतु में ठंड के कारण बहुत बर्फ गिरती है और इसी वजह से धरती पर ही नहीं बल्कि वह तालाब में भी गिरती है। इसलिए तालाबों में खिले हुए फूल कैसे दिखाई देते हैं? जब उस पर बर्फ गिरता है तो कमल के फूल को तो कष्ट ही सहना पड़ता है। कवि कहते हैं कि यह कष्ट ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से किसी अन्यायी राजा के राज्य में कई प्रकार के दंडों से उसके राज्य की प्रजा यानी कि जनता दुखी हो जाती है। आपका अगला चरण है, निशा काल में लोग घरों में नीज नीज जा सोते हैं, बाहर श्वान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में है भय पाता। शब्दार्थ में निशाकाल यानी रात का समय, नीज यानी अपना, श्वान कुत्ते के लिए आया शब्द, स्यार यानी गीदड़, अर्धरात्रि आधी रात का समय, शून्य खाली, गगन आकाश, लखय यानी देखना। यहाँ पर भी आपका अर्थ जो है मैं आपके सामने रख रही हूँ। कभी यहाँ बता रहे हैं कि रात के समय ठंडक बहुत होती है। ऐसे वक्त सभी लोग अपने अपने घरों में जाकर रज़ाई या दुलाई में आराम से सो जाते हैं, पर ठंड के कारण बाहर कुत्ते और जानवर जो होते हैं सियार, वे उनका हाल बहुत बुरा होता है। वह जानवर चिल्ला चिल्ला कर रात को सोते हैं और अपनी रात बिताते हैं। आधी रात को यदि कोई व्यक्ति अपने घर के बाहर आंगन में खुले आकाश में आए तो वे क्या देखते हैं? वहाँ का दृश्य देखकर वे मन ही मन डरने लगते हैं, क्योंकि इन दिनों में घर के बाहर का माहौल डरावना सा होता है। आपका अगला चरण है, तारे निपट मलिन चंद ने पांडुवर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। धनियों को है मौज, रात दिन है उनके पौ बारे, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे।
कवि के कुछ शब्दार्थ जो है उसके अर्थ में आपको देना चाहूँगी। निपट यानी बिल्कुल, मलिन, धुंधले, चंद यानी चांद, पांडुवर्ण पीला रंग, कष्ट मुसीबत, मौज मजा, पौबारे लाभ का अवसर मिलना, दिन यह गरीब के लिए आया शब्द है, मत्थे जिम्मे, और शिशिर यानी ठंड। इसका अर्थ मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। यानी कि कवि बताते हैं ठंड के मौसम में आकाश के तारे धुंधले दिखाई देते हैं क्योंकि वातावरण में कोहरा धुंध छाई हुई होती है और चंद्रमा का रंग भी पीलापन लिए हुए सफ़ेद हो गया है ऐसा जान पड़ता है और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी राज्य पर कोई राष्ट्रीय संकट आ गया है। कवि कहना चाहते हैं कि शिशिर ऋतु के ठंड में अमीर व्यक्तियों को तो आनंद प्राप्त होता है क्योंकि वे अपने घरों में है, रज़ाई में है, दुलाई में है और यह वातावरण उन्हें सुकून देता है। दिन रात मौज मजा करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन शिशिर ऋतु की ठंड बेचारे गरीब और दरिद्रों के जीवन में दुख ही दुख लाते हैं क्योंकि उनके झोपड़ी में उन्हें शरीर पर ओढ़ने के लिए एक कंबल या रजाई तक नहीं होती है। आपका कविता का अगला चरण। वे खाते हैं हलवा पूरी, दूध मलाई ताज़ी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। शब्दार्थ है कंपित यानी कांपने वाले, नित हमेशा, पाले यह ओस या बर्फ रूपी सूक्ष्म कण के लिए आया हुआ शब्द है। यहाँ पर मीनिंग आपके सामने में रखना चाहूँगी। कवि बताना चाहते हैं कि इस ठंड के मौसम में अमीर लोग अपने महलों में, अपने बड़े बड़े घरों में हलवा पूरी, ताज़ी दूध मलाई खाते हैं और ठंडी के मौसम का आनंद लूटते हैं। लेकिन गरीबों के घर में खाने के लिए सूखी रोटी या सब्जी तक नसीब नहीं होती। अमीर लोग जिन पर ठंड के मौसम का कोई भी असर नहीं होता क्योंकि वे रंगीन और मूल्यवान शाल या फिर कंबल दुशाले अपने बदन पर ओढ़कर सो जाते हैं जिसमें उन्हें बड़ा ही मज़ा और खुशियाँ प्राप्त होती है और उन्हें ठंड का एहसास तक नहीं होता। इससे उन पर ठंड का असर भी नहीं होता। मगर ऐसे लोग भी हैं जो कि गरीब है, उनकी हालात बहुत ख़राब होती है। ठंड के मारे उनका बदन कांपता है और दिन रात उन्हें ठंड में काटना पड़ता है और ऊपर से ओस या बर्फ़ के छोटे छोटे कण का भी उनके शरीर पर असर होता है और उसका सामना भी उन्हें करना पड़ता है। आपका अगला चरण है। वे है सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती, माता सम थी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। कवि मुकुटधर पांडेय जी यहाँ पर अमीर और गरीब का फ़र्क फिर से एक बार आपके सामने ला रहे हैं। यहाँ पर आपके कठिन शब्द है पूरित यानी परिपूर्ण, सुधर सुंदर, वासी रहने वाले, उदर यह शब्द पेट के लिए आया है और सताती यानी परेशान। कवि बताना चाहते हैं कि अमीर लोगों के पास जीवन जीने के लिए सुख के कई सारे साधन उपलब्ध होते हैं। उनके घर भौतिक सुख सुविधाओं से भरपूर होते हैं और सुंदर घरों में वे रहते हैं। दूसरी ओर गरीब और दरिद्र लोग जो होते हैं उनकी झोपड़ी तो टूटी फूटी ही रहती है। उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं होती। उनके घर में अभाव ही अभाव रहता है। वैसे पैसों की कमी के कारण उनके घर में सदा उदासी का माहौल बना रहता है। कवि कहना चाहते हैं कि पहले तो सब लोग प्रकृति पर ही अपना उदर निर्वाह करने के लिए निर्भर यानी कि डिपेंड रहते थे। यानी धरती से हमें खाने के लिए फल फूल, ताज़ी सब्जी या अनाज मिलता था। किसी को अपना पेट भरने के लिए कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती थी। प्रकृति से ही सभी आवश्यकताएं पूरी होती थी। वह एक माता की तरह हम सभी का पालन पोषण किया करती थी।
आपका अगला और अंतिम चरण है। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। शब्दार्थ है उपकार यानी भलाई, हित। कवि का अर्थ जो है मैं आपके सामने यहाँ पर रखना चाहूँगी। कवि बताना चाहते हैं कि मनुष्य और मनुष्य में कोई भी फर्क नहीं होता है। धरती पर रहने वाले सभी लोग आपस में, जिनका एक दूसरे से भाईचारा और भाई भाई का नाता है, एक भाई दूसरे पर कुछ न कुछ अधिकार जता सकता है। इसलिए हमारे मन में एक दूसरे के लिए उपकार की भावना होनी चाहिए और हमें एक दूसरों का साथ निभाना चाहिए, समता से रहना चाहिए। सभी अमीर लोगों को चाहिए कि वे अपने गरीब भाइयों के लिए या उनकी भलाई के लिए कुछ न कुछ मदद करते रहे। गर्ल्स, इस कविता में कवि ने समाज में अमीर और गरीब इन दोनों की भलाई के बारे में विचार प्रकट किए हुए हैं। मुझे लगता है मुकुटधर पांडे की यह कविता, जिसमें उन्होंने ठंड के मौसम का वर्णन करते हुए अमीर और गरीबों का फ़र्क समझाते हुए दोनों की भलाई का विचार करना ज़रूरी है, यह विचार जो प्रकट किए हैं वे आप तक पहुँचे हैं। धन्यवाद।